गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं आपको रीढ़ की हड्डी पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जहाँ की पहले ऑडियो में मैंने भेजा था कि किस तरह से लड़के वाले के देखने आने की बात पर लड़की वाले अर्थात रामस्वरूप जी, प्रेमा, रतन, ये लोग जो हैं बहुत ही परेशानी के स्थिति में सारा कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं और उनके स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। इतने में जब दरवाजे पर दस्तक होती है तो उनके कान खड़े हो जाते हैं। दोनों पति पत्नी बात ही कर रहे थे कि क्या क्या तैयारी हुई नहीं हुई है, तो दरवाजे पर दस्तक हो जाती है। अब रतन कहता है आकर, जो दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी, बाबूजी बाबूजी कोई आते हैं, मतलब कोई आ रहा है। रामस्वरूप जी दरवाजे के बाहर झांक कर जल्दी से मुंह अंदर करते हुए कहते हैं, अरे ए प्रेमा, अपनी पत्नी को कहते हैं कि वे लोग आ भी गए हैं। और रतन से फिर कहते हैं कि तुम यहीं पर खड़े हो, बड़े बेवकूफ़ हो, गए नहीं मक्खन लाने के लिए। अचानक ही जैसे किसी के ऐसे व्यक्ति के, इम्पॉर्टेंट व्यक्ति के आ जाने पर जिस तरह की स्थिति होती है उसी तरह यहाँ दिखाई दे रही है। रतन के मक्खन नहीं लाने पर वो इतने परेशान हो जाते हैं कि इतनी तैयारियों के बावजूद उनके मुंह से यही निकलता है, सब चौपट कर दिया, उधर से मत जाओ, अंदर के दरवाजे से जाओ, और नौकर को मक्खन लाने भेज देते हैं। और प्रेमा अपनी पत्नी को कहते हैं, उमा को समझाकर नीचे भेज देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ जाती है और अपनी धोती, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। वह थोड़ी सी असंतुलित होकर के कहती, यह बाजा नीचे ही रखा है। उस पर तड़ाक से तुरंत ही रामस्वरूप जी कहते हैं, तुम जाओ, मैं रख देता हूँ। तो उनकी पत्नी चली जाती है और रामस्वरूप बाजा उठाकर एक तरफ रखकर किवाड़ों को खोलते हैं और हंसते हुए उनका स्वागत करते हैं। हाँ हाँ आइए, फिर हंसते हैं। यहाँ जो महाशय आए हैं, जिनका नाम गोपाल प्रसाद है और उनके लड़के का शंकर, तो बाबू गोपाल प्रसाद और शंकर का अंदर आना होता है, जिनकी आंखों से लोक चतुराई टपकती थी, मतलब बहुत ही धूर्तता उनकी आंखों से टपकती थी। आवाज से भी मालूम होता था कि काफ़ी अनुभवी और फितरती हैं, महाशय हैं। फितरती कहने का मतलब दोष वगैरह निकालने वाले महाशय हैं, नीचा दिखाने वाले व्यक्ति हैं। किसी को नीचा दिखाना, दोष निकालना, ये सब बातें उनके लिए प्रिय रही है। उनका लड़का कुछ खीस निपोड़ने वाला नौजवानों में से है, मतलब हर बात पे जो हंस देता हो, ऐसे व्यक्तियों में से है। आवाज़ पतली है और खिसियाहट भरी, झुकी हुई कमर इसकी खासियत है। शायद उसके कमर में कोई दोष था, ऐसा देखने से प्रतीत होता था, दिखाई देता था। अब रामस्वरूप अपने दोनों हाथों को मलते हुए कहते हैं, इधर, हाँ हाँ, हंसते भी जाते हैं, इधर तशरीफ लाइए, इधर। बार बार वह हंसते इसीलिए हैं कि आने वाले का, व्यक्ति का मूड ठीक रहे, दिमाग ठीक रहे। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर उनका बेत जो है वो गिर पड़ता है। तुरंत ही रामस्वरूप कहते हैं, यह बेत लाइए, मुझे दीजिए, और उसे उठाकर आदर से कोने में रख देते हैं। उसके बाद सब बैठते हैं। औपचारिकता बस रामस्वरूप जी पूछते हैं, मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि नहीं, मकान ढूंढने में कोई तकलीफ नहीं हुई, वो तांगे वाला उन्हें जानता था और फिर उन्हें तो वहाँ आना ही था। यह सुनकर गोपाल प्रसाद जी, रामस्वरूप जी बहुत ही खुश हो जाते हैं और फिर हंसते हुए कहते हैं, तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी।
मतलब सारी ही स्वागत की तैयारी राम स्वरूप जी ने की, लेकिन उल्टे वो ये भी कह रहे हैं कि गोपाल प्रसाद ही तकलीफ में है। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही थी, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। अब इतनी बात सुनते कि उन्होंने उनके लिए खासी परेशानी खड़ी कर दी थी। वस्तुतः परेशानी तो जरूर खड़ी की थी, परेशान तो राम स्वरूप जी जरूर हो रहे थे, लेकिन राम स्वरूप जी ने प्रत्यक्षतः हंसते हुए कहा, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे। मतलब मानो ऐसा कहकर वह उन्हें पापी बना रहे हो, गुनहगार बना रहे हो कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम तो आपके सेवक हैं। जैसे वो उनको भगवान मानते हैं और वह उनके नौकर हैं। किस लिए? इसलिए कि वह लड़की के पिता हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होते हैं और कहते हैं, शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। मतलब कॉलेज में छुट्टी नहीं है, लेकिन सप्ताह अंत में जो शनिवार रविवार होता है उसमें मैं घर चला आया था। राम स्वरूप उनसे जानना चाहते हैं कि उनका कोर्स खत्म होने में तो साल भर ही रहा होगा, लेकिन शंकर बताते हैं कि नहीं, साल नहीं, कोई 2 साल, क्योंकि 1 साल वो मार्जिन का रखते हैं, मान लो फेल हो गए तो। अब बात संभालते हुए गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि वह एक बार बीमार हो गया था, इसीलिए ऐसा कह रहा है। यह शंकर 1 साल बीमार हो गया, क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में इतनी बीमारियां सताती हैं। और उसके बाद अपने ज़माने की बड़ाई करते हुए कहते हैं कि एक हमारा ज़माना था कि हम स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, फिर भी खाना खाने बैठते थे तो वैसी की वैसी ही भूख रहती थी। स्कूल में बहुत सारे खेल भी होते थे, और आजकल तो ऐसा अपने समय की बड़ाई करते हुए कहते हैं कि उस समय कचौड़ियाँ खाने के बाद भी उनके रात की भूख, रात में फिर वैसे ही वो पूरा का पूरा खाना खा जाते थे। तो उनका समर्थन करते हुए राम स्वरूप भी कहते हैं, कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आ जाती थी। तब उस पर गोपाल प्रसाद कहते हैं कि वह तो 4 पैसे की खा जाया करते थे। सोचिए, अगर पैसे की 2 आती थी तो 4 पैसे की कितनी होती होगी। और अब तो बहुत सारे खेल भी स्कूलों में होते हैं, तब तो कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस ना बैडमिंटन, ये सब खेल तब होते ही नहीं थे। बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेल लेते थे। मगर मजाल है कि कोई कह जाए कि लड़का कमज़ोर है। इतनी बातें वो अपने लड़के की बीमारी के बारे में बता गए। एक बार वो बीमार हुआ था, इस कारण वो इतनी बातें बता गए। शंकर और राम प्रसाद दोनों ही खीसे रिपोर्टते हैं, मतलब हंसते हैं। राम स्वरूप, जी हाँ, उस जमाने की तो बात ही दूसरी थी। फिर अपने ज़माने की बड़ाई में वो कहते हैं, पढ़ाई का तो हाल यह था कि एक बार कुर्सी पर बैठे तो 12 घंटे की सीटिंग हो जाया करती थी। मतलब 12 घंटे तक वो लगातार पढ़ा करते थे। और इस कारण उस ज़माने में पढ़ाई की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। उस समय क्या मैट्रिक भी इतनी अच्छे से अंग्रेजी लिखता और फर्राटे से बोलता था कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते थे। राम स्वरूप जी हर बात में उसका गोपाल प्रसाद का समर्थन ही करते जा रहे हैं। गोपाल प्रसाद, माफ़ कीजिएगा बाबू राम स्वरूप जी, उस जमाने की बात आती है तो अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। वो इस तरह कह रहे हैं जैसे उनका ज़माना बहुत ही अच्छा था और आजकल का ज़माना उसके अनुसार नहीं है। अब देखिए, ये सब बातें तो हो ही रही थी।
राम स्वरूप जी हंसते हुए उनके हर बात में समर्थन दे रहे थे कि वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना, इत्यादि इत्यादि। शंकर भी हंस रहा था। एकाएक ही गोपाल प्रसाद अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए कहते हैं, जो इतना पारिवारिक हो रहे थे, अचानक ही उनकी आवाज़ बदल गई। अच्छा तो साहब, बिजनेस की बात हो जाए। राम स्वरूप चौंक गए। बिजनेस? अच्छा, समझ कर बोले, ओह अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। देखिए किस प्रकार शादी को गोपाल प्रसाद जी एक बिजनेस मानते थे कि इतने पारिवारिक ढंग से इतने स्वागत पाने के बाद भी वह शादी के मामले में कहते हैं कि अच्छा, अब इतनी बातें तो हो गई, चलिए कुछ बिजनेस की बातें हो जाए। और बेचारे राम स्वरूप उस पर भी हंसते हुए, लड़की के पिता होने के कारण बात समझ करके भी यही कहते हैं कि अच्छा ठीक है, चलिए नाश्ता तो कर लीजिए। बिजनेस की बात का मतलब था रुपए पैसे की बात। तो राम स्वरूप जी कहते हैं कि आप जरा नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद ये सब बातें तो होती रहेंगी। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं, मतलब ये सब तकलीफ़ क्यों उठाते हैं, नाश्ते उससे की क्या ज़रूरत है। राम स्वरूप हंसते हुए कहते हैं कि इसमें तकलीफ़ कैसी है, यह तो बड़ी सौभाग्य की बात है, उनकी बहुत अच्छी तकदीर है कि जी उनके जैसा व्यक्ति वहाँ आया है, वरना राम स्वरूप जी किस काबिल के हैं कि वैसा व्यक्ति उनके यहाँ आए। उसके बाद कहते हैं, माफ़ कीजिएगा अभी हाजिर हुआ, कहकर चले जाते हैं। तब गोपाल प्रसाद थोड़ी देर में दबी आवाज़ में अपने पुत्र से कहते, अपने बेटे से कहते हैं कि आदमी तो भला है, मकान वकान से भी हैसियत बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। अब धन संपत्ति के मामले में तो वो उम्मीद कर रहे हैं कि आदमी भला है, इसीलिए धन संपत्ति तो देगा ही। मकान हैसियत काफ़ी अच्छी मालूम पड़ती है, अब सिर्फ लड़की देखनी बाकी है। शंकर भी उनके समर्थन में जी कहता है। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि शंकर जो है वह कुछ झुककर चलता है, जैसे कि उसके एक नज़र में देखने में लगता है कि उसके बैकबोन में, रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत है। इसीलिए गोपाल प्रसाद कहते हैं, बार बार उसको देखकर कहते हैं कि झुककर क्यों बैठे हो। उसे झुककर बैठने को मना करते हैं, कहते हैं कि ब्याह तय करने आए हैं, इसीलिए कमर सीधी करके बैठिए, क्योंकि तुम्हारे दोस्त ठीक ही तो नहीं कहते हैं कि शंकर की बैकबोन में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है। इतने में बाबू राम स्वरूप जी आते हैं। उनके हाथ में चाय की ट्रे है, वह मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, आखिर आप माने नहीं। राम स्वरूप चाय प्याले में डालते हुए कहते हैं कि आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे आधा दूध और आधी कप वाला चाय दिए। वो अपने पसंद बताते हुए कहते हैं कि उन्हें विलायती चाय नहीं पसंद है, उन्हें आधा दूध और आधी चाय पसंद है, और चीनी ज़रा ज़्यादा पसंद है। उन्हें यह नया फैशन पसंद नहीं है कि चाय में पानी ज़्यादा होता है और चीनी कम होता है। अगर ऐसा जो चाय पीते हैं जिसमें चीनी नाम मात्र की होती है, तो फिर जायका ही क्या रहेगा। राम स्वरूप फिर से उनकी बात का समर्थन करते हैं और उनको प्याला पकड़ाते हैं। आज बस यहीं तक, बाकी फिर अगले ऑडियो में इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा।